हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि हमारे पास बॉटनी के अंदर पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसके अंदर हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा चल रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बेसिक जानकारी देख ली थी और उसकी जो परासंरचना है वो हम देख रहे थे। तो परासंरचना के अंदर निम्न संरचनाएं पाई जाती है इसके अंदर, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में हम देख रहे थे। तो इसकी जो झिल्लियां हैं, देखिए यहाँ पर आपने लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख लिया था, परासंरचना लिख ली थी। और अब लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां आप हेडिंग लगाएंगे और फिर यहाँ से इसको लिखेंगे। तो देखिए पहली बात तो इसकी मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, आप लिख सकते हैं, आप लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसकी प्रत्येक झिल्ली दोहरी झिल्ली अर्थात दो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो इसकी प्रत्येक झिल्ली जो होती है वो कितनी होती है? 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में आप लिख लेना। तो देखिए पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की समझ में आ गई आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है और प्रत्येक झिल्ली 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। समझ में आ गया। आगे देखिए दूसरी बात इसकी मेन क्या है कि दोनों झिल्लियां आपस में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से अलग अलग होती है। और दोनों झिल्लियां जो होती है, ये जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, तो इसकी दोनों झिल्लियां जो होती है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अर्थात कार्य करने के आधार पर और संरचना के आधार पर अलग अलग होती है। तो देखिए आगे देखिए तीसरी बात, दोनों झिल्लियों के मध्य परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश पाया जाता है। अर्थात ये दो झिल्लियां होती है, पहली झिल्ली और प्रारंभिक और अंत जो अंदर की झिल्ली होती है वो और बाहर की झिल्ली होती है, जिन दोनों के मध्य जो अवकाश होता है वो अवकाश क्या कहलाता है? परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर आपके पास क्या है? बाह्य झिल्ली चिकनी तथा आंतरिक झिल्ली पर क्रिस्टी लगे होते हैं। इसकी बाह्य झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक एवं बाह्य झिल्ली होती है, दो प्रकार की झिल्ली पाई जाती है क्योंकि ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है उस पर क्रिस्टी लगे हुए होते हैं। क्रिस्टी क्या होते हैं वो मैं अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। और जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है वो चिकनी होती है। कैसे होती है? चिकनी होती है। तो देखिए मैं इस प्रकार से चित्र आपको बनाना नहीं है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है। चित्र को बाद में मैं बनवा दूंगा अच्छी तरह से। तो देखिए इस चित्र के अंदर आप देखिए कि ये चित्र है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। देखिए जैसा भी है आप स्वीकार करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। तो इसके अंदर देखिए ये आंतरिक झिल्ली, ये जो ब्लैक कलर से खींची गई है, ये क्या हो गई? आंतरिक झिल्ली हो गई। क्या हो गई? आंतरिक झिल्ली हो गई। अब देखिए, और जो ये रेड कलर से ऊपर की साइड जो है ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी बाह्य झिल्ली। कैसी हो गई? बाह्य झिल्ली हो गई। तो देखिए समझ में आ रहा है आपके कि ये दो लेयर जो होती है ये क्या होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली है। कैसी है? दोहरी झिल्ली है। तो बाह्य झिल्ली ये हो गई, ये रेड वाली। और इसके बीच में जो ये अवकाश पाया जाता है ये क्या पाया जाता है? परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश पाया जाता है। कौन सा अवकाश पाया जाता है? परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश पाया जाता है। तो इतना तो आपके समझ में आ गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है, दो झिल्ली होती है और दो झिल्ली द्वारा ये घिरा होता है। तो इसके बीच में झिल्लियों के मध्य में जो अवकाश होता है वो कौन सा अवकाश कहलाता है? परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहलाता है। और बाह्य झिल्ली की विशेषता आपकी समझ में आ गई। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और आंतरिक झिल्ली क्या होती है? उस पर क्रिस्टी लगे होते हैं। क्रिस्टी इस प्रकार से होते हैं, देखिए आंतरिक झिल्ली पर इस प्रकार से ये क्रिस्टी लगे होते हैं। ये देखिए काफी क्रिस्टी, इनको हम क्रिस्टी बोल सकते हैं। क्या? क्रिस्टी लगे होते हैं। तो इस प्रकार से है ये माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियां। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है, उसके बारे में ये था। अब जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो है, इसका ही अगला बिंदु है, उसे आप लिखिएगा, हेडिंग बना के लिख लेना। देखिए इसको मैं साफ कर दूं, कोई परेशानी ना हो आपके। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं स्क्रीन पर अच्छी तरह से लगा रहा हूं, वहां से आप लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद में
आप दूसरा नंबर लगाएंगे और लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। तो दूसरा नंबर लगाइए और आप यहाँ पर लिखिए देखिए 2 नंबर लगा के लिखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर मैट्रिक्स जो पदार्थ इसके अंदर जो भरे हुए होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दोनों यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारा ये टॉपिक चल रहा है और आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल जो झिल्लियां होती थी उनके बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसके बारे में देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले समझ लीजिए, फिर बाद में स्क्रीन पर मैं अच्छा सा साफ आपको इसके बारे में लगा दूंगा, आप वहां से आप लिख लेना। तो देखिए आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, तो इसके बारे में देखिए माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियां। पहली बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियां के मध्य, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियों के मध्य स्थित परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश में अल्प सांद्रता तथा अल्प घनत्व वाला तरल पदार्थ भरा होता है। तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो धुरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है, और जो उसका मध्य भाग होता है परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश बोलते हैं उसे, तो उसके अंदर क्या होता है अल्प सांद्रता एवं अल्प घनत्व वाला तरल पदार्थ भरा होता है। क्या होता है? अल्प सांद्रता एवं अल्प घनत्व वाला तरल पदार्थ भरा होता है। तो देखिए ये तो आपके समझ में आ गया कि जो वो, परंतु उसके अंदर वो तरल पदार्थ होते कौन से हैं तो उनको हम देखेंगे आगे। तो देखिए अब यहाँ पर जबकि आगे देखना है आपको कि जबकि भीतरी झिल्ली के द्वारा, देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की विशेषता है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर स्क्रीन पर से आप लिख लेना, मैं लगा दूंगा। तो देखिए जबकि भीतरी झिल्ली के द्वारा बनाया गया आंतरिक कक्ष मैट्रिक्स कहलाता है। जो एक तो बाह्य झिल्ली होती थी, एक आंतरिक झिल्ली होती है, तो जो भीतरी झिल्ली जो होती है उसके द्वारा बनाया गया आंतरिक कक्ष क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और जो ये मैट्रिक्स होता है इसके अंदर सघन प्रोटीन प्रकृति का जेल पाया जाता है। क्या होता है? सघन प्रोटीन प्रकृति का जेल इसके अंदर भरा हुआ होता है। आगे देखिए आगे है कि इसके अंदर इसमें प्रोटीन एंजाइम, इसके अंदर प्रोटीन एंजाइम डीएनए, आरएनए, फास्फोलिपिड्स और राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर जो होता है प्रोटीन के कण कौन कौन से पाए जाते हैं? आपके पास यहाँ पर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और इसके अंदर जो फास्फोलिपिड्स है इसके कण मौजूद होते हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, मौजूद होते हैं जो कि Ca++ और Mg++ के बंधक स्थल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये Ca और Mg के बंधक स्थल होते हैं। अब आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो संरचना है ये आपके बाह्य झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियां हो गई, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य जो ये अवकाश पाया जा रहा है, ये अवकाश आपको दिख रहा है, ये देखते इसके अंदर क्या होता है? ये परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है आप देखिए चित्र से ही पूरा बता सकते हैं, बस इसको एक बार आपको वीडियो को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। देखिए ये जो अवकाश होता है इसके अंदर सघन तरल उच्च, ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है अल्प घनत्व वाला तरल पदार्थ भरा होता है। जो ये मैट्रिक्स, ये जो इसका भाग होता है रिक्त, इसके अंदर परिमाइटोकॉन्ड्रियल जो भाग होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है घनत्व वाला, देखिए अल्प घनत्व वाला और तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। आगे देखिए आगे मैंने क्या बताया, जो आंतरिक झिल्ली होती है, इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है इसके द्वारा जो आंतरिक कक्ष बनाया जाता है, आंतरिक झिल्ली भीतरी झिल्ली के द्वारा बनाया गया आंतरिक कक्ष क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसके द्वारा जो आंतरिक कक्ष बनाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, जो इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर प्रोटीन एंजाइम जो पाए जाते हैं वो मुख्यतः डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और फास्फोलिपिड्स के कण पाए जाते हैं, जो कि किसके बंधक स्थल होते हैं? Ca और Mg मैग्नीशियम के बंधक स्थल होते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और अब आप देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, तो उसको आप यहां से लिख लीजिए और फिर अगला टॉपिक।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीन पर से लिख लिया होगा। अब आगे जो हमारा है वो देखिए, आगे है क्रिस्टी। अगला बिंदु आप लिखेंगे क्रिस्टी। तो क्रिस्टी के अंदर आपको देखिए यहाँ पर समझना है पहले, फिर बाद में मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप लिख लेना। तो इसके बारे में आप समझिए। तो देखिए क्रिस्टी की पहली बात क्या होती है कि इसको देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से अनेक अंतर्वलन निकल कर माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में फैले रहते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। तो अब समझ में आया आपके कि माइटोकॉन्ड्रियल जो झिल्ली होती है उसकी आंतरिक भित्ति जो होती है उससे अनेक अंतर्वलन निकलकर, क्या अंतर्वलन निकलते हैं, देखिए अनेक अंतर्वलन निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में फैले रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। समझ में आ गया आपके क्रिस्टी किसे कहते हैं। तो क्रिस्टी क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से अनेक अंतर्वलन निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में फैले रहते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। आगे देखिए क्रिस्टी जो होती है वो क्या होता है, नलिकाकार एवं सुषमांकुर के आकार में पाई जाती है। क्रिस्टी जो होती है नलिकाकार एवं सुषमांकुर के आकार में पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो आपकी समझ में आ गया कि नलिकाकार एवं सुषमांकुर के आकार में यह पाई जाती है। और आगे है कि ये पूर्ण या अपूर्ण पट्ट रूपी समांतर पट्ट बनाते हुए रहती है। यह क्या होती है, पूर्ण एवं अपूर्ण पट्ट रूपी, देखिए पूर्ण एवं अपूर्ण पट्ट रूपी समांतर पट्ट बनाते हुए रहती है। कैसा समांतर पट्ट बनाते हुए रहती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि क्रिस्टी जो होती है, क्रिस्टी की संख्या है, यहाँ पर क्रिस्टी की संख्या एवं आकार का इसकी क्रियाशीलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्रिस्टी की जो संख्या एवं जो इसकी क्रियाशीलता पर, इसकी जो क्रिस्टी की संख्या एवं आकार होता है, तो इसकी जो इसकी क्रियाशीलता है उस पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इसकी संख्या एवं आकार के कारण। तो देखिए दोस्तों, ये था आपके क्रिस्टी को हम चित्र के माध्यम से समझे। तो देखिए जो ये आंतरिक झिल्ली होती है, ये देखिए ये आंतरिक झिल्ली है, इसकी ये आंतरिक झिल्ली है। तो ये आंतरिक झिल्ली, इसके द्वारा अनेक प्रकार के अंतर्वलन निकल रहे हैं। ये देखिए इनको हम अंतर्वलन बोल सकते हैं। ये अंतर्वलन जो निकले रहते हैं ये बहुत ही फैले हुए होते हैं, पर इसके पास ये फैले हुए होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आगे देखिए, आगे है ये क्रिस्टी की संरचना देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नलिकाकार होती है या फिर सुषमांकु आकार होती है, अर्थात छोटी सी भी यहाँ पर मिल जाती है आपको आंतरिक झिल्ली पर, या फिर बड़ी भी हो जाती है, ये नलिकाकार होती है। आगे क्या बताया मैंने कि ये पूर्ण या अपूर्ण रूप से पट रूपी समांतर पट बनाते हुए रहती है। देखिए ये समांतर पट रूप बनाते हुए रहती है, या तो ये समांतर होती है या फिर पूर्ण या अपूर्ण बोल रखा है आपको, तो कैसे भी ये हो सकती है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है क्रिस्टी की संख्या एवं आकार का इसकी क्रियाशीलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो इसकी यदि इसकी क्रिस्टी की संख्या यहाँ पर अधिक होगी और इसका आकार जो है नलिकाकार है या सुषमांकुर है, जो इस प्रकार से यदि हमको आंतरिक झिल्ली से जो ये अंतर्वलन निकले होते हैं वो इस प्रकार से हमको मिलते हैं, तो फिर इसकी जो क्रियाशीलता है उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपके क्रिस्टी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ लिया इसकी परासंरचना, माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियां और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्रिस्टी। अब अगला टॉपिक डालिए, टॉपिक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगला बिंदु आपको डालना है वो है प्रारंभिक कण। क्या है, प्रारंभिक कण। तो प्रारंभिक कण को आप यहाँ पर अगला बिंदु डालिए और फिर उसको हम देखते हैं प्रारंभिक कण। तो उसको डालने से पहले आपके मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप इसको क्रिस्टी को अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। और यहां से लिखने के बाद में आप डालेंगे प्रारंभिक कण। प्रारंभिक कण, और प्रारंभिक कण के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर बाद में इसकी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप लिख लेना। तो देखिए प्रारंभिक कण में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर लगे क्रिस्टी पर अनेक छोटे छोटे संवृत कण लगे होते हैं जिन्हें प्रारंभिक कण कहते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि प्रारंभिक कण किसे कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वहां पर क्या होता है, जो क्रिस्टी लगी होती है आंतरिक झिल्ली पर एक अंतर्वलन निकले होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्रिस्टी जो होता है तो उस क्रिस्टी के ऊपर भी छोटे छोटे संवृंत होते हैं। क्या होते हैं? संवृंत होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रारंभिक कण कहते हैं। तो देखिए आपके समझ में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर लगे क्रिस्टी पर अनेक छोटे छोटे संवृंत कण लगे होते हैं जिन्हें प्रारंभिक कण कहते हैं। आगे देखिए, आगे है इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कण, मूल कण, इन्हें जो ये प्रारंभिक कण होते हैं इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कण, मूल कण, आंतर झिल्ली उप एकांक, F1 कण और ऑक्सीसोम भी कहते हैं। जो ये प्रारंभिक कण होते हैं इनके नाम आप देख लीजिए, इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कण, मूल कण, आंतर झिल्ली उप एकांक F1 कण तथा इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। अब मुख्य बात यह है जो ये प्रारंभिक कण होते हैं क्रिस्टी पर लगे होते हैं, जो क्रिस्टी पर संवृंत लगे होते हैं उन्हें प्रारंभिक कण कहते हैं। तो इनकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी, देखिए इनकी खोज ये जो है हमबरेटो फर्नांडीज मोरान ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, हमबरेटो फर्नांडीज मोरान ने की थी। देखिए आगे देखिए, इसका जो आकार होता है, जो ये संवृंत होते हैं क्रिस्टी पर लगे जो संवृंत होते हैं अर्थात प्रारंभिक कण होते हैं या F1 कण होते हैं, इनका जो आकार होता है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। और देखिए जो मान लीजिए ये क्रिस्टी है, आप मान लीजिए ये क्रिस्टी ये लगी हुई है, वहां पर ये आंतरिक झिल्ली से क्रिस्टी लगी हुई है और इस पर ये छोटे छोटे संवृंत है, ये संवृंत है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मूल कण कहेंगे। और इनके जो आकार होगा वो इनके मध्य का जो गैप होगा, क्या होगा? इनके मध्य का जो गैप होगा वो क्या है? इनके मध्य का जो गैप है वो कितना है? वो है आपके 100 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम दूरी है। क्या है? इसकी 100 एंगस्ट्रॉम है। क्या है? 100 एंगस्ट्रॉम। तो आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के मध्य जो ये संवृंत लगे होते हैं इनके एक दूसरे के जो मध्य की दूरी होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम होती है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है शीर्ष, दूसरा है मध्यव्रंत, तीसरा है आधार। कितने भाग हैं? 3 है। देखिए इसके अंदर ऊपर ही ऊपर शीर्ष होता है, मध्य का जो होता है मध्यव्रंत होता है और नीचे जो क्रिस्टी से लगा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। तो इसके तीनों भागों को आप अब लिखिएगा। तो पहला भाग है आपके पास यहाँ पर कि प्रारंभिक कण के बारे में आपको इतना समझ में आ गया, तो मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप इनको लिख लीजिए अच्छी तरह से। और इसका जो चित्र है वो भी मैं आपके लगा देता हूं स्क्रीन पर, वहां से लिख लीजिए। तो पहले आप इसका वो लिखिए, फिर मैं चित्र लगा रहा हूं, चित्र आप लिख लीजिए। चित्र बनाने के बाद में दोस्तों वीडियो को रोककर चित्र बना लीजिए। फिर बनाने के बाद में दोस्तों अब इसके जो ये शीर्ष, मध्यव्रंत और आधार हैं इनको हम देखते हैं। देखिए प्रारंभिक कण जो होता है इसके कितने भाग हैं आपके पास? इसके भाग हैं आपके पास 3 भाग हैं। पहला है शीर्ष। कौन सा है? पहला है शीर्ष, दूसरा है मध्यव्रंत, तीसरा है आधार। तो ये 3 भाग हैं आपके पास। इसकी क्या, इसका मैं आपको चित्र यहाँ पर नॉर्मल बना देता हूँ। आपको मैंने पहले चित्र बनवाया था उसके अंदर इसका चित्र है, तो आप वहां से बना लीजिए। स्क्रीन पर लगा दिया था, इसका नॉर्मल चित्र इस प्रकार से आपको बना देता हूँ। ये क्या हो गया आपके? आधार। क्या हो गया? आधार। ये हो गया मध्यव्रंत और ये हो गया आपके शीर्ष। अब इसको देखने के बाद में आप पहले लिखिए शीर्ष, और शीर्ष को लिखने के बाद में जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखिएगा। यह मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। यह मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। आगे लिखिएगा। आगे है इसका आकार
इसका जो व्यास इसका व्यास 75 से 80 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 75 से 80 एंगस्ट्रम होता है। आगे देखिए दोस्तों, शीर्ष में एपिटेज एंजाइम पाया जाता है। शीर्ष में एपिटेज एंजाइम पाया जाता है। तो पहली बात तो हम इसके शीर्ष को देखते हैं। तो इसके मुख्य देखिए, आपको मैंने क्या लिखवाया दोस्तों, यह मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। यह क्या होता है? मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। इसका शीर्ष भाग क्या होता है? मैट्रिक्स की ओर उन्मुख होता है। आगे देखिए, इसका व्यास कितना लिखवाया था मैंने आपको? 75 से 80 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? 75 से 80 एंगस्ट्रम इसका व्यास होता है। किसका बारे में बात करें? शीर्ष भाग के बारे में। कितना? 75 से 80 एंगस्ट्रम होता है। आगे मैंने आपको क्या लिखा है? शीर्ष में एपिटेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एपिटेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एपिटेज एंजाइम पाया जाता है। सॉरी, एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। ये हो गया आपके शीर्ष की बात। अब आ जाइए मध्य व्रंत की बात। मध्य को देखते हैं हम। तो मध्य व्रंत लिखिए और फिर इसके अंदर लिखिएगा आप कि शीर्ष एवं आकार को जोड़ने वाली संरचना व्रंत कहलाती है। शीर्ष एवं आधार को जोड़ने वाली संरचना व्रंत कहलाती है। जो ये शीर्ष है और ये आधार है, इसको जोड़ने वाली ये मध्य की संरचना होती है, ये क्या कहलाती है? व्रंत कहलाती है, अर्थात मध्य व्रंत कहलाती है। आगे देखिए दोस्तों, यह 50 एंगस्ट्रम लंबा एवं 30 से 40 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। यह क्या होता है? 50 एंगस्ट्रम लंबा होता है एवं 30 से 40 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। ये लिख लीजिए। फिर लिखिए आप आधार, प्रारंभिक। देखिए आधार के बारे में देखते हैं। आधार को लिखिए। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लिखिए कि प्रारंभिक कण 40 × 100 एंगस्ट्रम वाला आधार होता है। देखिए प्रारंभिक कण 40 × 100, देखिए यहाँ पे लिखिए 40 × 100 एंगस्ट्रम वाला आधार होता है जो व्रंत से जुड़ा रहता है। ये प्रोटीन लिपिड के बने होते हैं तथा इनमें श्वसन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। आपने लिख लिया। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर 40 × 100 एंगस्ट्रम वाला आधार होता है। जो प्रारंभिक कण होता है, जो क्रिस्टी पर प्रारंभिक कण लगा होता है, वो क्या होता है? प्रारंभिक कण लगा होता है। यही क्या होता है? आधार होता है। 40 × 100 एंगस्ट्रम का होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं आपको? ये प्रोटीन लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन लिपिड के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आपके हो गया प्रारंभिक कण के अंदर शीर्ष, मध्य व्रंत और आधार। इन तीनों को आपको समझने के बाद में अब अगला जो बिंदु है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम स्टार्ट करेंगे कल। इसका क्या है? रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन। तो इसे देखेंगे दोस्तों कल। और कल हमारा ये टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में संपूर्ण विस्तार पूरा हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।